नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं भारत की परमाणु नीति की और इसके सबसे दिलचस्प पहलू की। ये कहानी उस देश की है जो कभी पूरी दुनिया में परमाणु हथियार खत्म करने की वकालत करता था, लेकिन आज खुद एक ताकतवर न्यूक्लियर पावर है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ऐसा हुआ कैसे? एक देश जो शांति का पैरोकार था, उसे परमाणु हथियार बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? इसका जवाब असल में भारत की मजबूरी और उसकी दूरदर्शिता दोनों में छिपा है। चलिए इसी संतुलन को समझने की कोशिश करते हैं। आज हम 4 हिस्सों में इसे समझेंगे। पहले, भारत एक परमाणु शक्ति बना कैसे? दूसरा, इसकी नीति के मूल सिद्धांत क्या है? तीसरा, वो कौन सी सैन्य क्षमताएं हैं जो इस नीति को ताकत देती हैं? और आखिर में, भविष्य में इसके सामने क्या चुनौतियां हैं? तो चलिए सबसे पहले हिस्से से शुरू करते हैं। हमें उस दौर में चलना होगा जब भारत के लिए परमाणु हथियार बनाना एक विकल्प नहीं बल्कि एक मजबूरी बन गया था। देखिए, भारत की परमाणु यात्रा को कुछ बड़ी घटनाओं ने शक्ल दी। कहानी शुरू होती है 1962 में, जब चीन के साथ युद्ध ने भारत को अपनी सुरक्षा के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। फिर आया 1974, जब भारत ने स्माइलिंग बुद्धा नाम से अपना पहला परमाणु परीक्षण किया, लेकिन दुनिया को ये बताया कि ये एक शांतिपूर्ण प्रयोग है। लेकिन असली गेम चेंजर था 1998 का ऑपरेशन शक्ति। इन परीक्षणों के बाद भारत ने दुनिया के सामने खुलकर ऐलान कर दिया कि वो एक परमाणु शक्ति है, और फिर 2003 में अपनी पूरी परमाणु नीति को आधिकारिक तौर पर पेश किया। इस ऐलान की भारत को एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। जैसा कि आप देख सकते हैं, भारत को दशकों तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग थलग कर दिया गया। टेक्नोलॉजी पर पाबंदियां लगा दी गई। इस दौर को भारत के पूर्व विदेश मंत्री जसवंत सिंह ने परमाणु रंगभेद का नाम दिया था। मतलब, कुछ देशों के पास तो परमाणु हथियार हो सकते हैं, पर दूसरों को ये हक नहीं। लेकिन देखिए कहानी कैसे पलटी। 34 साल के प्रतिबंधों के बाद भारत ने खुद को एक जिम्मेदार परमाणु शक्ति के तौर पर साबित किया। आज भारत दुनिया के 3 बड़े निर्यात नियंत्रण समूहों का हिस्सा है, जैसे मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम यानी MTCR। ये अलगाव से निकलकर वैश्विक मुख्यधारा में शामिल होने का एक शानदार सफर है। तो ये तो हुई परमाणु शक्ति बनने की कहानी। अब समझते हैं कि भारत की ये जो न्यूक्लियर पॉलिसी है वो असल में है क्या और इसे कंट्रोल कौन करता है। भारत की परमाणु नीति की पूरी बुनियाद सिर्फ एक सिद्धांत पर टिकी है, नो फर्स्ट यूज। मतलब, हम पहले हमला कभी नहीं करेंगे। ये प्रतिज्ञा साफ करती है कि भारत के लिए परमाणु हथियार जंग लड़ने के लिए नहीं बल्कि जंग को रोकने का एक राजनीतिक जरिया है। दूसरा बड़ा सिद्धांत है विश्वसनीय न्यूनतम प्रतिरोधक क्षमता। अब इसका मतलब ये नहीं कि हमें दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार चाहिए, नहीं। इसका मतलब है हमारे पास बस इतने हथियार होने चाहिए कि अगर हम पर कोई पहला हमला कर भी दे तो भी हम जवाबी कार्रवाई में दुश्मन को इतना नुकसान पहुंचा सके कि वो दोबारा ऐसी हिम्मत ना करे। और ये न्यूनतम संख्या फिक्स नहीं है, ये खतरे के हिसाब से बदलती रहती है। इस नीति की कुछ और भी खास बातें हैं, जैसे कि अगर किसी ने नो फर्स्ट यूज की लक्ष्मण रेखा पार की तो भारत व्यापक जवाबी कार्रवाई करेगा। मतलब, जवाब बहुत बड़ा और विनाशकारी होगा। सबसे जरूरी बात, परमाणु हथियारों का बटन हमेशा चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकार के हाथ में रहेगा, सेना के नहीं। और हाँ, ये नीति जैविक या रासायनिक हमले की सूरत में भी परमाणु जवाब देने का विकल्प खुला रखती है। तो ये होता कैसे है? मतलब, बटन असल में किसके हाथ में है? देखिए, एक 3 स्तरीय कमांड सिस्टम है। सबसे ऊपर है पॉलिटिकल काउंसिल, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, और सिर्फ यही काउंसिल परमाणु हमले का आदेश दे सकती है। उन्हें सलाह देने के लिए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की अध्यक्षता में एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, और इन हथियारों की देखरेख और मैनेजमेंट का काम तीनों सेनाओं की एक संयुक्त कमान, स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड करती है। अब बात करते हैं हार्डवेयर की। मतलब, वो कौन सी ताकत है जो भारत की जवाबी कार्रवाई की धमकी को जमीन पर एक हकीकत बनाती है। इसे कहते हैं न्यूक्लियर ट्राइड, यानी जमीन, हवा और समुद्र, तीनों जगहों से परमाणु हमला करने की क्षमता। इसे आप एक तरह की अल्टीमेट इंश्योरेंस पॉलिसी समझिए। अगर दुश्मन पहले हमला करके हमारे जमीनी और हवाई ठिकानों को तबाह भी कर दे, तब भी समुद्र की गहराइयों में छिपी हमारी पनडुब्बियां जवाबी हमले के लिए हमेशा तैयार रहेंगी।
भारत का ये ट्रायड बहुत मजबूत है। जमीन पर हमारे पास अग्नि मिसाइलों के लिए मोबाइल लॉन्चर्स हैं जिन्हें दुश्मन आसानी से ढूंढ नहीं सकता। हवा में राफेल और मिराज जैसे फाइटर जेट्स हैं जो तेजी से हमला कर सकते हैं। और फिर आता है सबसे बड़ा तुरुप का इक्का, समुद्र के नीचे INS अरिहंत जैसी परमाणु पनडुब्बियां जो जवाबी हमले की सबसे पक्की गारंटी हैं। जरा इस नंबर को देखिए, 8000 किलोमीटर। ये अग्नि 5 मिसाइल की रेंज है। ये एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी जद में पूरा चीन तो आता ही है, साथ ही यूरोप और अफ्रीका के भी कई हिस्से आते हैं। ये क्षमता भारत के जवाबी हमले के इरादे को एक अलग ही स्तर का वजन देती है। और हाल ही में भारत ने एक और बड़ी तकनीकी छलांग लगाई है, मिर्व टेक्नोलॉजी। मिशन दिव्यास्त्र ने ये साबित कर दिया है कि अब भारत की एक ही मिसाइल कई परमाणु वॉरहेड ले जा सकती है और एक साथ अलग अलग टारगेट्स को निशाना बना सकती है। सोचिए, एक मिसाइल कई निशाने, ये हमारी प्रतिरोधक क्षमता को और भी ज्यादा घातक और विश्वसनीय बना देता है। तो भारत की नीति और ताकत तो अपनी जगह है, लेकिन अब ये सिद्धांत एक नए दौर की गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहा है। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या न्यूक्लियर हथियारों की मौजूदगी में भी दो देशों के बीच एक पारंपरिक यानी नॉन न्यूक्लियर जंग हो सकती है? कई सैन्य विशेषज्ञ मानते हैं कि परमाणु छाया के नीचे एक सीमित पारंपरिक युद्ध की संभावना बनी रहती है और ये एक बहुत ही खतरनाक विचार है। इस ग्राफ को ध्यान से देखिए, ये आपको क्षेत्रीय शक्ति संतुलन की पूरी कहानी एक नजर में बता देगा। जहां भारत और पाकिस्तान के परमाणु हथियार संख्या में लगभग बराबर हैं, वहीं चीन अपने जखीरे को बहुत तेजी से बढ़ा रहा है। ये बढ़ता हुआ असंतुलन भारत के लिए एक बड़ी रणनीतिक चुनौती है। तो भविष्य में चुनौतियां कई हैं। एक तरफ तो देश के अंदर ही नो फर्स्ट यूज पॉलिसी पर फिर से विचार करने की बहस छिड़ी है, दूसरी तरफ पड़ोस में हथियारों की एक नई होड़ शुरू हो गई है और इन सब के ऊपर हाइपरसोनिक मिसाइल और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी नई टेक्नोलॉजी आ रही हैं जो युद्ध के सारे नियम बदल सकती हैं। और यहीं पर हम आज एक बहुत बड़े सवाल के साथ इसे खत्म करते हैं। जिस दौर में टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से बदल रही हो, क्या भारत का संयम का सिद्धांत भविष्य में भी देश की सुरक्षा और स्थिरता की गारंटी दे सकता है? इस सवाल का जवाब ही आने वाले कल की दिशा तय करेगा।